हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षण सूत्र होता क्या है। तो शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभव को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, शिक्षा शास्त्री होते हैं, वे अपने अपने अनुभव के आधार पर अपने सूत्र को अनुभव को एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं सूत्र के रूप में दिए गए अनुभव और शिक्षण सूत्र कहा गया है। और वे जो अपने अनुभव को एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही शिक्षण सूत्र कहा गया है। इनका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वे जो अपने अनुभव के आधार पे जो सूत्र प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं सूत्र को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। और जो वो सूत्र प्रस्तुत करते हैं, उनके आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है, वैज्ञानिक बनाया जाता है। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आई होप ये शिक्षण सूत्र क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुने तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताया रहा है कि शोध के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षक, मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री जो होते हैं, वे अपने अनुभव के आधार पर सूत्र प्रस्तुत करते हैं और उसी सूत्र को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। और जो अनुभव के आधार पर वे जो शिक्षण सूत्र प्रस्तुत करते हैं, उसके आधार पर जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावशाली और वैज्ञानिक बन जाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। तो इसको निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है। तो पहला हमारा है सरल से जटिल की ओर। तो सरल से जटिल की ओर पाठ्य सामग्री को संगठित करते एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताए, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक आसपास के उदाहरण से विषय को प्रारंभ कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि सरल से जटिल की ओर, यानी कि पहले हम उनको उनके अनुभव के अनुसार वो जो जान रहे हैं उनके उससे रिलेटेड चीज़ों को बताएं। उसके बाद हम उन्हें कठिन प्रत्ययों को, जटिल प्रत्ययों को बताएं, ताकि जो विद्यार्थी की जो रुचि है वो बनी रहे। और एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों के आसपास उनके जीवन से रिलेटेड, समुदाय परिवार से रिलेटेड उदाहरण प्रस्तुत करे, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ सके। मान लीजिए अगर आप कोई भी बच्चे को आप एग्जाम्पल के ज़रिए पढ़ाइएगा। मान लीजिए कि हम किसी क्लास में बच्चे को संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले टीचर को चाहिए कि वो एग्जाम्पल दे। जैसे कि मान लीजिए ये हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये पेंसिल है, ये इरेजर है, ये हमारी किताब है, वो रामू है, वो गीता है। तो उसे नाम तो क्या, वो जब जान जाएगा कि ये सब नाम है तो संज्ञा वही है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जो हमारा नाम है, जैसे कोई जगह, स्थान, तो उसी को हम लोग नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो पहले हम अगर उस बच्चे को एग्जाम्पल समझाएंगे, बाद में उसे रूल समझाएंगे, तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। छात्रों को पहले वो बात बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान हो, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय को, यहाँ कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर,
कि बच्चा जो पहले से थोड़ा बहुत जान रहा है, मान लीजिए आप बच्चे को पहले तो बच्चे को क ख ही पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे क से कमल पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो बच्चे को पूर्व ज्ञान है उसे पूछ लें कि उसे क्या आ रहा है, उसको आधार बनाकर उसे नवीन ज्ञान से ज्ञान देना चाहिए। इससे बच्चे को समझने में आसानी होगी। तीसरा हमारा है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थ के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त यानी सूक्ष्म तत्वों की विषय में जानकारी देना चाहिए। प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु को वर्णन करना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले बच्चों को मूर्त पदार्थों के विषय में जानकारी देना चाहिए, उसके बाद उसे अमूर्त या सूक्ष्म तत्वों के आधार पर चार्ट पेपर के सहारे उसे उस वस्तु की वर्णन करना चाहिए, ताकि बच्चे सरलता से आसानी से सीख सके। नेक्स्ट हमारा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना है। शिक्षण जो प्रक्रिया है, शिक्षण का कार्य है, छात्रों पहले से ही छात्र को सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, वो धीरे धीरे सीखते हैं और परिपक्व हो जाते हैं। तो इसमें शिक्षक का दायित्व बनता है कि विद्यार्थियों के मन में कोई शंका है तो उसका निवारण करें, उससे क्वेश्चन पूछें कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। उनके मन में जितने डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, उनको दूर करने का दायित्व शिक्षक को रहता है। नेक्स्ट हमारा है विशेष से सामान्य की ओर। तो पहले छात्र के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हें उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किया जा सकते हैं। इसके आगमनात्मक तर्क भी कहा गया है। जैसे कि बता रहा है कि विशेष से सामान्य की ओर। पहले बच्चे के पास विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि बाद में उन्हें अन्य उदाहरण के माध्यम से उन्हें समझाना चाहिए। उदाहरण के जरिए अगर आप बच्चे को पढ़ाइएगा तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक और तार्किक की ओर। तो पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। मनोवैज्ञानिक और तार्किक की ओर से इसका यह मतलब है कि पहले विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि 10th क्लास के स्टूडेंट को आप 10th का ही सब्जेक्ट पढ़ाइएगा, क्योंकि वह 10th क्लास में है, उसकी योग्यता, उसकी आयु वही है और उसे उसी में रुचि आएगी। आप उसे 12th का तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ यही कह रहा है कि बच्चे की योग्यता और रुचि के आधार पर ही, विषय सामग्री के आधार पर ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विश्लेषण और संश्लेषण जो है वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही छात्र की स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। अब विश्लेषण और संश्लेषण जो विधि हमारी है, जिसके जरिए छात्र को पढ़ाया जाता है, तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक है और इसके आधार पर स्पष्ट, निश्चित और सुव्यवस्थित शिक्षा बच्चे को देने में सहायता होती है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है। एक जो अच्छा शिक्षक होता है वह छात्रों को जिस विषय में पढ़ाना चाहता है उसके आधार पर विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता है। और फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। पहले बच्चे को विषय वस्तु के
आधार पर विभिन्न पहलुओं का अवगत कराता है। ये हमारा विश्लेषण हो गया। और वही जो व्यवस्थित अवगत कराएगा, उसके आधार पर ज्ञान को जो व्यवस्थित करके स्थापित करेगा, वो हमारा संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण से अंश की ओर। तो यहाँ और आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।